Welcome to the Stupid Genius, and today we're going to talk about how we're going to synthesize this fatty acid. So what are the requirement of the synthesis? पहला, energy. So we need energy to synthesize our fatty acid. कहाँ से वो एनर्जी आ सकती है? तो इट विल आइदर कम फ्रॉम द HMP शंट और मैलेट पायरुवेट कन्वर्जन रिएक्शन, जो कि हमें ऑक्सीडेशन वाले चैप्टर में पढ़ना है, राइट. दूसरा मेलानाइल कोएंजाइम है, और हम देखेंगे कि दिस मेलानाइल कोएंजाइम में हमें कहाँ से मिलता है. उसके बाद फैटी एसिड सिंथेसिस एंजाइम, जो कि एक कॉम्प्लेक्स होता है, वो तो मैं समझाऊंगा. और दूसरा उसके बाद कोएंजाइम में. सो दीज आर द 4 रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फैटी एसिड सिंथेसिस: एनर्जी, उसका एंजाइम, उसका सबस्ट्रेट जो कि ये है मेलानाइल कोएंजाइम है, और दूसरा एक फैक्टर जो कि में इंपॉर्टेंट होता है सिंथेसिस के लिए, जो कि कोएंजाइम में होता है. नाउ सी दिस इज द कॉम्प्लेक्स विच हैज़ द एक्टिविटी ऑफ द 7 एंजाइम्स. तो जो ये फैटी एसिड सिंथेसिस एंजाइम है ना, उसको बोलते हैं फैस वन क्योंकि बोलते हैं क्योंकि इसका दूसरा टाइप भी होता है, राइट. फैस 2 भी होता है हमारे पास. अब फैस 2 भी होता है. मुझे कमेंट करके बताना कि फैस 2 कहाँ पे मिलता है, ठीक है. तो फैस 1 एंजाइम इज गोइंग टू बी कैरिड आउट दिस रिएक्शन. तो उसमें 7 एंजाइम्स की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि हमारे पास जो ये स्टेप्स है. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी. डरो मत, बहुत आसान है, ठीक है. सो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू सी. और देखेंगे हम इसमें कि डिफरेंट स्टेप्स पे कौन कौन से एंजाइम्स यूज होते हैं, और उन एंजाइम्स के हमें नाम याद रखने, राइट. तो कॉम्प्लेक्स क्या है हमारे पास? द कॉम्प्लेक्स इज फैटी एसिड सिंथेज टाइप 1 एंजाइम. और उसकी कितनी एक्टिविटीज़ होती है? उसके 7 एक्टिविटीज़ होती है, राइट. और ये क्या लिखा है कि फंक्शनली एक्टिव इस फॉर्म इज डाइमर, वो थोड़ी देर में समझाता हूँ, ठीक है. तो ये वाला पोर्शन तो मैं समझ आया. नाउ लेट्स डाइव इनटू द थोड़ा सा समरी के ऊपर सीधा जाते हैं, उसके बाद समझाता हूँ, क्योंकि थोड़ा आसान हो जाएगा, राइट. तो ये क्या है? ये 7 स्टेप है. स्टेप 1 2 3 4 5 6 7. सो दीज आर द 7 स्टेप विच वी आर गोइंग टू बी कैरिड आउट टू मेक दिस फैटी एसिड. तो पहले 3 स्टेप में क्या होगा? पहले तीन स्टेप में होगा ट्रांसफ़र ऑफ द कंपाउंड. कि कुछ कंपाउंड्स होंगे, उनका हम क्या करेंगे? ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ. उसमें कोई भी चीज़ मिलेंगी नहीं, कोई भी चीज़ निकलेगा नहीं, कोई एनर्जी यूज़ नहीं होगी, राइट. चौथे स्टेप में क्या होता है? इट इज़ अ कंडेंसेशन रिएक्शन. तो उसमें क्या होगा? 2 कंपाउंड आके जुड़ जाएंगे. तो क्या होगा? एसाइल मेलानाइन ACP कंडेंसिंग एंजाइम. ये क्या है तुम्हें थोड़ी देर में समझ आ जाएगा, ठीक है. अभी क्या समझो? इट इज़ अ कंडेंसेशन स्टेप, जिसमें क्या होगा? 2 एंजाइम, 2 सबस्ट्रेट क्या करेंगे? एक दूसरे से कंबाइन करेंगे, राइट. लास्ट के 3 स्टेप में क्या होंगे? इसमें क्या होगा? या तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, या फिर वाटर इसमें हम निकालेंगे. तो पहले जैसे कि ये 4 स्टेप हो गए, सॉरी ये 3 स्टेप्स हो गए, राइट. और ये एक स्टेप हो गया, तो ये हो गए टोटल 4 स्टेप्स. लास्ट के 3 स्टेप में क्या है? दिस 5th स्टेप, उसमें हम एनर्जी यूज़ करेंगे. 7th स्टेप में हमें एनर्जी यूज़ करनी है, और जो 6th वाला स्टेप है उसमें हम वाटर रिलीज करेंगे, ठीक है. उसके बाद हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी देखेंगे कि इंसुलिन कैसे काम करता है और ग्लूकागोन कैसे काम करता है, राइट. उसके बाद ये थायोएस्टरेज एंजाइम देखेंगे क्या होता है, ठीक है. चलो स्टार्ट करते हैं. सो दिस इज आवर एंजाइम. ये क्या है? एंजाइम है, राइट. और इसके ऊपर आके क्या करेगा? सबस्ट्रेट बाइंड करेगा. तो पहला सबस्ट्रेट जो बाइंड करता है वो होता है एसिटाइल कोएंजाइम है. सो ये क्या है सर? दिस इज 1 कार्बन, दिस इज अनदर कार्बन, एंड दिस इज कोएंजाइम ए. सो आपको पता है ना कि एसिटाइल कोएंजाइम ए हमारा एंड प्रोडक्ट होता है ऑफ द ग्लाइकोलिसिस. एंड प्रोडक्ट नहीं बोल सकते, पर ग्लाइकोलिसिस जब खत्म होता है तो पायरुवेट बनता है, और पायरुवेट इज गोइंग टू बी गेट इनटू द, देखो ये रहा हमारा ग्लाइकोलिसिस, उससे हमारा पायरुवेट बना. पायरुवेट कहाँ जाएगा? पायरुवेट विल गो इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया एंड कन्वर्टेड इनटू द एसिटाइल कोएंजाइम ए. और आपको पता है कि एसिटाइल कोएंजाइम ए इज अ सबस्ट्रेट फॉर द क्या? क्रेब्स साइकिल. तो ये ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से मिलकर क्या बनाता है? सिट्रेट बनाता है, और सिट्रेट से कहानी स्टार्ट होती है सिंथेसिस के लिए, ठीक है. चलो तो हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. मतलब ये वाला मैं आपको बता रहा था कि एसिटाइल कोएंजाइम ए मैं पहले लूँगा यहाँ पे, वो अलग ही स्टेप है, ठीक है. बस बता रहा था एसिटाइल कोएंजाइम आता कहाँ से. सो वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेप्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया, राइट. सो एसिटाइल कोएंजाइम ए आया. सो दिस इज एसिटाइल कोएंजाइम ए, और वो पहले आके बाइंड करता है ये ACP पोर्शन ऑफ द एंजाइम. हमारे एंजाइम का स्ट्रक्चर कैसा था? सी दिस इज आवर एंजाइम, और उसमें ये क्या है सर? दिस इज एक कॉम्प्लेक्स है, पूरा प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है. एक एंड पे क्या है? ACP, दूसरे एंड पे क्या है? सिस्टीन ग्रुप. और ये SH क्या लिखा है सर? SH लास्ट में लगाया है क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड में SH लगता है. हम नॉर्मली लिखते नहीं हैं, पर नॉर्मली क्या होता है कि कोएंजाइम ए के बाद SH लगता है, ठीक है. तो हम लिखते नहीं उसको. नाउ सी दिस इज ACP एंड, एंड दिस वन इज अ सिस्टीन एंड. तो हमेशा याद रखना कि जब भी कोई नया कंपाउंड आएगा तो कहाँ पे एक्ट करेगा? ACP के ऊपर आके बाइंड करेगा. सो दिस इज द एंजाइम, उसका नाम क्या है? एसिटाइल कोएंजाइम है. वो कहाँ पे आके बाइंड करेगा? ACP एंड पे, राइट. तो इस एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इस एंजाइम का नाम? एसिटाइल ट्रांस एसाइलेज,
ट्रांसफर हो रहा है ना, सो ट्रांस असाइलेज, इसमें से कोएंजाइम में निकल गया बाहर, सो कोएंजाइम इज गोइंग टू गेट आउट फ्रॉम दिस स्टेप, तो कोएंजाइम में क्या हो गया, निकल गया, और जो हमारा एसिटाइल ग्रुप था वो कहाँ पे लग गया, यहाँ पे आके लग गया। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में कैसा हो गया, ये हमारा एंजाइम और ये 2 कार्बन आके हमारे लग गए, और एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा, एसिटाइल ट्रांस एसाइलेज। ओके, सो नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हम इस पोर्शन से इसको उठा के यहाँ पे डालेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा ही होता है तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। सो ये 2 कार्बन हो गए, ये कार्बन मैं उठा के कहाँ पे डालूंगा, सिस्टीन ग्रुप पे डालूंगा। सो एसीपी ग्रुप से उठा के मैंने कहाँ पे डाल दिया, सिस्टीन ग्रुप पे, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एसिटाइल ग्रुप इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एसीपी टू द सिस्टीन, और इस एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा, एसाइल ट्रांस एसाइलेज। क्यों सर, क्योंकि ये एसाइल ग्रुप हो गया ना, पहले ये एसिटाइल ग्रुप था, अब ये एसाइल ग्रुप हो गया। सो दिस इज एसाइल ग्रुप एंड वी आर गोइंग टू ट्रांसफर दिस एसाइल ग्रुप फ्रॉम एसीपी एंड टू द सिस्टीन एंड, ठीक है। तो एसीपी एंड को मैंने क्या किया, यहाँ से 2 कार्बन तोड़े और इस पे आके रख दिया, तो इस एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा, एसाइल ट्रांस एसाइलेज। 2 स्टेप पढ़ लिए हमने। अब सुनो, अब ये हमारा प्रोडक्ट बन गया, मतलब यहाँ से हम इधर आए तो ये वाला प्रोडक्ट बन गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, मैनोलाइल कोएंजाइम ए। अभी बताया ना कि हमें रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है, हमारी रिक्वायरमेंट है ये, सो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, और मैलोनाइल कोएंजाइम ए इज रिक्वायर्ड विच इज अ सबस्ट्रेट फॉर दिस फैटी एसिड सिंथेसिस रिएक्शन। तो अब मैलोनाइल कोएंजाइम ए आएगा और कहाँ पे बाइंड करेगा, मैंने क्या बताया कि जब भी कोई नया प्रोडक्ट आता है तो कहाँ पे बाइंड करता है, एसीपी ग्रुप पे। सर एसीपी ग्रुप पे तो पहले से बाइंड था, नहीं, पहले हमारा एसिटाइल कोएंजाइम में आया और बाइंड किया एसीपी ग्रुप पे, फिर यहाँ से हमने ट्रांसफर कर दिया इसको सिस्टीन ग्रुप पे। अब एसीपी ग्रुप इज एम्प्टी, अब यहाँ पे दूसरा सबस्ट्रेट बाइंड हो सकता है, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, मैलोनाइल कोएंजाइम में आया और कहाँ पे बाइंड करेगा, अगेन एसीपी ग्रुप पे बाइंड करेगा। तो दिस इज आवर थर्ड स्टेप, और इस एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा, सिंपल है, मैलोनाइल ट्रांस एसाइलेज, क्योंकि ये मैनोलाइल ग्रुप है ना, तो मैनोलाइल ट्रांस एसाइलेज इज अ नेम ऑफ दिस एंजाइम। समझ आया, तो हमने 3 स्टेप्स कर लिए। कौन कौन से स्टेप, पहला स्टेप जिसमें एसिटाइल ग्रुप आया और एसीपी एंड पे लग गया, तो एसाइल ट्रांस एसाइलेज। दूसरा हमने इसको उठा के यहाँ पे रख दिया, यानी कि एसाइल ट्रांस एसाइलेज, ये एसिटाइल है और ये एसाइल है, तो एसिटाइल ट्रांस एसाइलेज एंड एसाइल ट्रांस एसाइलेज। थर्ड स्टेप में क्या आया, मैनोलाइल कोएंजाइम में, तो ये आया और फिर से एसीपी ग्रुप पे लग गया, तो इसको बोलेंगे मैलोनाइल ट्रांस एसाइलेज। सो वी आर डन विद आवर 3 रिएक्शंस, राइट। सी देखो समरी में क्या लिखा है मैंने कि फैटी एसिड सिंथेसिस में पहले 3 रिएक्शंस में क्या होगा, कार्बन की ट्रांसफर होगी, तो कार्बन यहाँ से वहाँ मूव करेगा। तो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप का एंजाइम कौन सा है, एसिटाइल ट्रांस एसाइलेज। दूसरे स्टेप का एंजाइम क्या है, एसाइल ट्रांस एसाइलेज, और तीसरे स्टेप का एंजाइम क्या है, मैलोनाइल ट्रांस एसाइलेज। तो दीज आर द ट्रांस एसाइलेज प्रॉपर्टी ऑफ द फैटी एसिड सिंथेसिस टाइप 1 एंजाइम, ठीक है। ये जो फैटी एसिड सिंथेसिस है ना, इसका मेन एंजाइम कौन सा था, FAS1। FAS1 के 7 एक्टिविटीज होते हैं, राइट, जिसमें से हमने 3 पढ़ लिए, तो दीज आर द 3। उसका एक्टिविटी क्या है, ट्रांस एसाइलेज का प्रॉपर्टी, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सा है, कंडेंसेशन रिएक्शन। सर किस चीज़ की कंडेंसेशन होगी, तो जो 2 हमारे सबस्ट्रेट थे ना, ये वाले, एक यहाँ पे, एक ये सबस्ट्रेट और एक ये सबस्ट्रेट, ये दोनों सबस्ट्रेट कंबाइंड हो जाएंगे, राइट। तो सर कंबाइंड कहाँ पे होंगे, तो मैंने क्या बताया, जब भी कोई नया प्रोडक्ट आएगा वो कहाँ पे जाकर बाइंड करेगा, एसीपी एंड पे। तो सी यहाँ पे भी प्रोडक्ट है, यहाँ पे भी हमारे पास सबस्ट्रेट है और यहाँ पे भी सबस्ट्रेट है, तो ये सबस्ट्रेट और ये सबस्ट्रेट कंबाइन होंगे। तो कौन से एंड पे कंबाइन होंगे, एसीपी एंड पे। कॉन्सेप्ट समझ आया क्या, कहाँ पे कंबाइन कराना है, एसीपी एंड पे कंबाइन कराना है। सो ये 2 कार्बन उठ के यहाँ पे आ जाएंगे और ये बन जाएगा इधर। सर यहाँ पे तो 2 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है और ये बस 4 ही कार्बन है, बिल्कुल, क्योंकि एक कार्बन हम इसमें से निकाल देते हैं। तो यहाँ पे होती है डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, राइट। तो CO2 इज रिमूव्ड। ये कौन सा रिएक्शन हो गया, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अगेन इट इज ऑल्सो कंडेंसेशन रिएक्शन, जिसमें हम 2 कंपाउंड को कंडेंस कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। वो वाटर वाला कंडेंसेशन है कि कंपाउंड मैच किया और वाटर निकल गया, वो वाला कंडेंसेशन नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ 2 कंपाउंड बस आके मर्ज हो रहे हैं, ठीक है। उस हिसाब से कंडेंसिंग एंजाइम इसका नाम है। तो इस एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा, इस एंजाइम का नाम होगा, इस ग्रुप को ले लो और इस ग्रुप को ले लो और कंडेंसिंग एसीपी नाम होता है, ठीक है। देखो एसाइल मतलब ये ग्रुप, ठीक है, मैनोलाइल मतलब ये ग्रुप है ना, एसीपी मतलब ये, और कंडेंसिंग एंजाइम, ठीक है। तो एसाइल मैलोनाइल एसीपी कंडेंसिंग एंजाइम, तो दिस इज द नेम ऑफ दिस एंजाइम। और इसकी वजह से क्या होता है, ये दोनों प्रोडक्ट, ये दोनों सबस्ट्रेट, दिस विल गेट मर्ज्ड
एंड दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट बना? दिस। इस पे क्या है हमारा, ये FAS1 एंजाइम है, APC ग्रुप है और सिस्टीन ग्रुप है। तो सिस्टीन ग्रुप से 2 कार्बन हट गए और कार्बन कहाँ पे आ गए? APC पे आ गए। सो दिस इज द एंड प्रोडक्ट, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। अब देखो हमने क्या पढ़ लिया, 4 स्टेप्स पढ़ लिए। तो ये 3 ट्रांसएसाइलेज पढ़ लिया और ACP मेलानाइल ACP कंडेंसिंग एंजाइम, असाइल मेलानाइल ACP कंडेंसिंग एंजाइम, ये वाला हो गया। नाउ बाकी के 3 स्टेप बच गए। सो वी आर लेफ्ट विद द 3 स्टेप्स। अब 5वें स्टेप में क्या होगा, हमें NADPH यूज़ करनी है, यानी कि एनर्जी यूज़ करनी है। उसके बाद क्या करना है, हमें वाटर रिमूव करना है। उसके बाद क्या करना है, अगेन NADPH यूज़ करना है। ठीक है, चलो देखते हैं। सो हम यहाँ पे थे, राइट। अब हम क्या करेंगे, हमें NADPH यूज़ करना है, तो हमें रिडक्शन करना है। याद है ना कि जब भी हम NADPH यूज़ करते हैं तो उसका जो H होता है, द H विल बी गोइंग टू ट्रांसफर टू द ग्रुप, और उसकी वजह से क्या होता है, रिडक्शन होता है। समझ आया क्या? तो जब भी हम NADPH यूज़ करेंगे, हम किसी कंपाउंड को रिड्यूस करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप लगा रहे हैं। ठीक है, इस वाले कार्बन पे क्या करेंगे, 3rd कार्बन पे अल्कोहल ग्रुप लगाएंगे। तो इसका नाम हो जाता है बीटा कीटो असाइल ACP रिडक्टेस एंजाइम। ठीक है, सर समझ नहीं आया कैसे नाम रखा पड़ा। अरे ये सपोज एसिड होगा, ठीक है, इफ़ दिस इज अ एसिड, तो ये अल्फा और ये बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन पे क्या है, बीटा कार्बन पे असाइल, जो ये असाइल ग्रुप है, ये बीटा कार्बन असाइल ACP के साइड में रिडक्टेस कर रहे हैं हम इसको, राइट। यहाँ पे भी एसिड होगा, ठीक है। तो बीटा कीटो असाइल ACP रिडक्टेस। तो हम क्या कर रहे हैं, ये 3rd कार्बन पे, रिमेंबर 3rd कार्बन पे, ठीक है, 3rd कार्बन पे क्या कर रहे हैं, हम अल्कोहल ग्रुप लगाएंगे। तो उसका नाम, इस एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा, बीटा कीटो असाइल ACP रिडक्टेस, बीटा कीटो असाइल ACP रिडक्टेस। तो इस एंजाइम की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे हमारा अल्कोहल का ग्रुप आ गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम वाटर निकालेंगे। तो वाटर कहाँ से निकालोगे, सिंपल है, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे OH ग्रुप है, यहाँ पे अल्कोहल है, यहीं से वाटर निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से वाटर, दोनों मिला क्या कर दो, पानी बना दो। पानी पानी कर दो सर, समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ, पानी पानी कर दो। तो यहाँ से और यहाँ से H निकाल के क्या बन गया, हमारा वाटर बन गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जब हम वाटर निकालेंगे तो डबल बॉन्ड आ जाएगी। तो इस एंजाइम को क्या बोलते हैं, 3 हाइड्रोक्सी, 3rd कार्बन से निकाला तो 3 हाइड्रोक्सी एसिटाइल डिहाइड्रेटेज एंजाइम, डिहाइड्रेटेज एंजाइम। यहाँ पे हाइड्रोटेज लिखे, यहाँ पे A होगा। 1 मिनट इसको ठीक कर दूँ मैं। अरे यार, डिहाइड्रेटेज एंजाइम, तो मैं नोट्स शेयर करना है ना, इसलिए यार। सो डिहाइड्रेटेज एंजाइम, सी। सो 3rd कार्बन पे, फ्रॉम द 3rd कार्बन वी आर गोइंग टू रिमूव वाटर। तो इस एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी एसाइल। 3 हाइड्रोक्सी एसाइल क्यों लगाया, क्योंकि ACP ग्रुप के पास है। तो 3 हाइड्रोक्सी एसाइल डिहाइड्रेटेज एंजाइम। ठीक है, यहाँ से क्या हो गया, वाटर निकल गया। अब जैसे वाटर निकला तो क्या हो गया, डबल बॉन्ड आ गया। अब डबल बॉन्ड आ गया है तो क्या हम करेंगे, फिर से इसको रिड्यूस कर देंगे। तो रिड्यूस का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन देना। तो अगेन हम एक NADPH लेकर आएंगे और इस NADPH का जो H होगा हम इसको दे देंगे। तो ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। और पता है डबल बॉन्ड रिड्यूस होकर क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड, राइट। सो डबल बॉन्ड इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड एंड वी आर गोइंग टू मेक द सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ हमारा सिंगल बॉन्ड बन गया। देखो यहाँ से स्टेप आया और ये हमारा सिंगल बॉन्ड बन गया। सर पहले भी तो सिंगल बॉन्ड था, स्टेप समझो ना यार तुम, ठीक है। और इस एंजाइम का नाम क्या होगा, इनॉइल रिडक्टेस एंजाइम। ठीक है, इनॉइल ACP रिडक्टेस, इनॉइल ACP रिडक्टेस। ACP के पास है ना, इसलिए इनॉइल ACP रिडक्टेस एंजाइम। सो हमने क्या पढ़ लिया, 7 स्टेप्स पढ़ लिए। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो पहले 3 स्टेप में क्या करना है, एसाइल ट्रांसएसाइलेशन, मतलब एसाइल ग्रुप को या फिर मेलानाइल ग्रुप को क्या करना है, इधर से उधर करते रहना है। ठीक है, उसके बाद 4th स्टेप में क्या करना है, कंडेंसेशन रिएक्शन करना है। 5th स्टेप में क्या करना है, ATP यूज़ करके अल्कोहल बनाना है। 6th स्टेप में उस अल्कोहल को रिमूव करना है, यानी कि वाटर के फॉर्म में रिमूव करना है। एंड 7th स्टेप में क्या करना है, जो डबल बॉन्ड बन गया था उसको क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो समझ आया कि अगर मैं समरी आपको एक बार फिर से बताऊं तो पहले स्टेप में क्या होगा, एसिटाइल कोएंजाइम A आएगा और कोएंजाइम A निकल जाएगा और एसिटाइल ग्रुप क्या हो जाएगी, एक्ट हो जाएगी। तो उस एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा, एसिटाइल ट्रांसएसाइलेज। फिर उस 2 ग्रुप को हम ACP पॉइंट से उठा के सिस्टीन ग्रुप पे लगाएंगे, तो उसको बोलते हैं एसाइल ट्रांसएसाइलेज। फिर नया सबस्ट्रेट आएगा। नया सबस्ट्रेट कौन सा था, मेलानाइल कोएंजाइम में। तो मेलानाइल कोएंजाइम में कहाँ पे आएगा, यस
ACP ग्रुप पे आएगा तो उसको बोलते हैं मेलानाइल ट्रांसएसाइलेज। तो ये हो गया ट्रांसएसाइलेज रिएक्शंस। उसके बाद दोनों सब्सट्रेट को हम क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे। तो कंबाइन के लिए हमारा एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा, एसाइल जो कि ऊपर वाले पे था, उसके बाद मेलानाइन जो कि नीचे पे था, और ACP कंडेंसिंग एंजाइम। तो दिस इज द फोर्थ स्टेप। अब कंडेंस कर दिया, इसमें एक CO2 रिमूव होता है, ठीक है, फोर्थ स्टेप में CO2 रिमूव होता है, रिमेंबर दिस। उसके बाद अब क्या करेंगे, थर्ड कार्बन पे हम क्या करेंगे, अल्कोहल ग्रुप कर देंगे, यानी कि रिडक्शन करेंगे। किसका, एसिड ग्रुप होगा उसका रिडक्शन करके हम अल्कोहल बना देंगे, ठीक है, या फिर कीटोन ग्रुप होगा उसका रिड्यूस करके हम क्या करेंगे, अल्कोहल बना देंगे। सो बीटा कीटो एसाइल ACP रिडक्टेस, यानी कि इसमें हमें NADPH यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो जहाँ पे भी रिडक्टेस नाम आएगा वहाँ पे हमें NADPH यूज़ करना है, क्योंकि रिडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक है। पहले भी पढ़ाया था ना, जब भी ऑक्सीडेशन करते हो तो एनर्जी बनती है, जब भी रिडक्शन करते हो तो एनर्जी लगती है, ठीक है। तो बीटा कीटो एसाइल ACP रिडक्टेस इन द एंजाइम विच इज गोइंग टू कन्वर्ट दिस कीटोन ग्रुप इनटू अल्कोहल ग्रुप और एसिड ग्रुप इनटू द अल्कोहल ग्रुप, ठीक है। अब उस अल्कोहल ग्रुप को हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। कौन से कार्बन से, थर्ड कार्बन से। सो फ्रॉम द थर्ड कार्बन इट इज 3 हाइड्रोक्सी डिहाइड्रोजीनेज नहीं, डिहाइड्रेटेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, डिहाइड्रेटेज एंजाइम, अरे बाप रे, डिहाइड्रेटेज एंजाइम, 3 हाइड्रोक्सी डिहाइड्रेटेज एंजाइम। समझ आया क्या। नाउ लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अब तो हमारा अल्कोहल निकल के डबल बॉन्ड बन गया। तो अल्कोहल निकल के जब डबल बॉन्ड बन गया उसको रिड्यूस कर दो, तो रिड्यूस करोगे तो बन जाएगा क्या, सिंगल बॉन्ड। तो उसका नाम क्या होगा, एनॉइल रिडक्टेस एंजाइम, उसमें भी NADPH यूज़ होगा, राइट। तो सर इतना तो हमने पढ़ लिया, ये बाकी का सिंपल है। अब हमने फिर से स्टार्ट वही कर दिया। अब देखो यहाँ पे ACP में हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट बन गया। अब इस प्रोडक्ट को हम उठा के फिर से यहाँ डाल देंगे, तो फिर से इस एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा, एसाइल ट्रांसएसाइलेज। कैसे सर, देखो यहाँ पे 2 कार्बन थी, ठीक है, इस 2 कार्बन को हमने उठा के यहाँ पे डाला और इसका नाम था क्या, एसाइल ट्रांसएसाइलेज, ठीक है। ये तो एक कंपाउंड था। अब यहाँ पे 4 कार्बन है, सिमिलरली इस 4 कार्बन को हम उठा के यहाँ पे डालेंगे तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा, एसाइल ट्रांसएसाइलेज, क्योंकि हम एसाइल ग्रुप को ट्रांसफर कर रहे हैं। एसिटाइल ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूँ, एसाइल ग्रुप की बात कर रहा हूँ, सिर्फ कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड्स की बात कर रहा हूँ, एसाइल ग्रुप की, ठीक है, समझ रहे, एसिटाइल की बात नहीं कर रहा। तो ये 4 कार्बन उठा के मैं यहाँ पे डाल दूंगा, इसका नाम अगेन क्या हो जाएगा, एसाइल ट्रांसएसाइलेज। फिर से मेलानाइल कोएंजाइम आएगा, फिर से नया सबसेट आएगा और फिर से यहाँ पे बाइंड कर जाएगा, तो इसका नाम फिर से क्या हो जाएगा, मेलानाइल ट्रांसएसाइलेज। तो देखो यहाँ पे 4 कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन, फिर से अगेन वही स्टेप, डिकार्बोक्सिलेशन वाला स्टेप, ये वाला कंपाउंड उठ के यहाँ पे आएगा, इसमें से 1 कार्बन निकल जाएगी। देखो यहाँ पे 3 कार्बन थे, यहाँ पे 4 कार्बन थे, यहाँ पे होना चाहिए कितना, 7 पर है कितना, 6, क्योंकि यहाँ से CO2 निकल गया, राइट। तो अगेन इसका नाम क्या हो जाएगा, एसाइल मेलानाइल ACP कंडेंसिंग एंजाइम। तो ये प्रोसेस विल कीप ऑन गोइंग। ये प्रोसेस क्या था, ये बार बार, ये साइकिल है ना, ये बार बार ऐसे होती जाएगी। कब तक होगी सर, जब तक हमें रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ द कार्बन की चेन नहीं मिल जाती। हम बना क्या रहे हैं, हम बना रहे हैं फैटी एसिड्स, और फैटी एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, या फिर क्या होता है उसको, फैटी एसिड का केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, तो कार्बन होगी, कार्बन है ना, कार्बन की लॉन्ग चेन होती है, तो उसको बोलते हैं फैटी एसिड। कार्बन की लॉन्ग चेन विद अ ग्रुप, है ना, विद कार्बोक्सिलिक ग्रुप, उसको बोलते हैं फैटी एसिड्स। तो बहुत लंबी चेन बन जाएगी, उसको बोलेंगे हम फैटी एसिड। और लास्ट स्टेप में हमारा एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है थायोएस्ट्रेज एंजाइम। थायोएस्ट्रेज क्या करता है, ये लॉन्ग जो चेन बनी है ना, इसको हम क्या करेंगे, तोड़ देंगे। सो ये क्या बना, लॉन्ग चेन ऑफ द फैटी एसिड बन गया, उसको हम क्या करेंगे, तोड़ देंगे। तो ये लॉन्ग चेन ऑफ द फैटी एसिड क्या हो जाएगी, निकल जाएगी, और हमारा क्या हो जाएगा, फैटी एसिड सिंथेसाइज हो जाएगा। और इस एंजाइम का नाम क्या है, थायोएस्ट्रेज। तो थायोएस्ट्रेज इज अ सेपरेट एंजाइम। तो अभी तक जितनी हम बात कर रहे थे ना, ये 7 एक्टिविटीज़, ये कॉम्प्लेक्स है, और उस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है, फैटी एसिड सिंथेसिस टाइप 1 एंजाइम। और ये थायोएस्ट्रेज है, दिस इज अ सेपरेट एंजाइम। समझ आया क्या। तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने ये वाला पूरा पढ़ लिया, हमने लास्ट स्टेप भी देख लिया। अब मैं तुम्हें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझाता हूँ, बहुत आसान है, ठीक है। सुनो, मैं क्या बोल रहा था कि फैटी एसिड सिंथेसाइज करने के लिए हमें ग्लूकोज से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ग्लूकोज से बनता है पायरुवेट से बनता है एसिटाइल कोएंजाइम है। और आपको पता है कि एसिटाइल कोएंजाइम में ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से मिलकर क्या बनाता है, सिट्रेट बनाता है, और सिट्रेट से क्या होती है, क्रेब साइकिल चलती है। पर हमें क्रेब साइकिल नहीं करानी, हमें क्या कराना है, फैटी एसिड को सिंथेसाइज करना है। तो अगर सपोज आप ज़्यादा खाना खाते हो तो क्या होगा, जो आपको एनर्जी चाहिए थी ATP, वो क्या हो गया, बन गया, है ना, किससे, क्रेब साइकिल से। पर जो ज़्यादा ग्लूकोज विल डाइवर्ट इनटू द फैटी एसिड सिंथेसिस।
तभी तो बोलते हैं रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ द खाना खाओ, ज़्यादा खाने से मोटे हो जाओगे। वो मोटे कैसे होते हैं हम वो देख रहे हैं, ठीक है। सो कैसे कोई इंसान मोटा होता है, मोटा, समझे। तो अब क्या हुआ, क्रेब साइकिल में ये एसिटाइल कोएंजाइम में चला गया। तो क्रेब साइकिल का पहला प्रोडक्ट क्या होता है, सिट्रेट। तो जैसे सिट्रेट बना ना, अब सिट्रेट से हम क्रेब साइकिल करेंगे, पर किस में करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर करेंगे। तो हमें माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं करना है, हमें करना है किस में, बाहर, आउटसाइड ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम क्या करेंगे, इस सिट्रेट को बाहर भेज देंगे। कैसे भेजेंगे, बाहर, बाहर भेज देंगे, माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर भेज देंगे, ठीक है। तो बाहर भेज दिया सिट्रेट को। अब सिट्रेट अगेन विल गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। और पता है ना, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम ए मिलके ही सिट्रेट बन रहा था, तो वो टूट गया वापस। और तुम्हें ये भी पता है कि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से बनता है मैलेट, और मैलेट एंजाइम होता है मैलिक एंजाइम, एक होता है मैलिक एंजाइम, मैलिक एंजाइम से डायरेक्टली बन जाता है पायरुवेट। पीछे अगर तुम्हें याद होगा ये वाले कॉन्सेप्ट में, तो मैंने उधर बताया नहीं था कैसा कोई एंजाइम होता है, क्योंकि वहाँ पे जरूरत नहीं थी। कहाँ था, एक मिनट सेकेंड, मिल ही नहीं रहा भाई। चलो, किसी को याद होगा तो मैंने बताया होगा कि हमें अगर ग्लूकोनियोजेनेसिस कर, ये वाला ग्लूकोनियोजेनेसिस करना होता है, तो हम मैलेट से ऐसे पायरुवेट नहीं बनाते, हमें उल्टा जाना होता है। मतलब बहुत चीज़ें पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम यूज़ करना होता है, पेप कार्बोक्सिकाइलेज एंजाइम यूज़ करना होता है। पर यहाँ पे वो नहीं कर रहा मैं, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि आई एम डूइंग दिस लाइक कि डायरेक्ट मैलेट से हम क्या बना रहा हूँ, पायरुवेट बना रहा हूँ, ठीक है। और इसके लिए कौन सा एंजाइम यूज़ होता है, मैलिक एंजाइम यूज़ होता है, और इसमें एनर्जी निकलती है, ठीक है। तो मैलेट से क्या बनना है, पायरुवेट बन गया। चलो, तो ये साइकिल ऐसे चला गया ना, ताकि हमारा ये एंजाइम कम ना हो, ठीक है। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, एसिटाइल कोएंजाइम में हमारा कहाँ पे आ गया, साइटोप्लाज्म में आ गया, साइटोप्लाज्म में। तो मुझे एक चीज़ बताओ कि हमने एसिटाइल कोएंजाइम को साइटोप्लाज्म में हम क्यों लेकर आए। मतलब हमारे पास पायरुवेट था, हम डायरेक्ट ये बना देते। रिमेंबर, पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम में बनने के लिए जो एंजाइम चाहिए होता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, इट इज़ ओनली प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए पायरुवेट पहले कहाँ गया, माइटोकॉन्ड्रिया में गया, माइटोकॉन्ड्रिया से सिट्रेट, वहाँ पे जाके फिर बना एसिटाइल कोएंजाइम में, उसके बाद सिट्रेट बना, और सिट्रेट फिर बाहर आया, एंड देन सिट्रेट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द एसिटाइल कोएंजाइम में। समझ रहे हो। तो डायरेक्ट पायरुवेट से आप एसिटाइल कोएंजाइम नहीं बना सकते साइटोप्लाज्म में, पहले आपको माइटोकॉन्ड्रिया में जाना पड़ेगा, आपको एसिटाइल कोएंजाइम बनाना पड़ेगा, फिर आप सिट्रेट बनाओगे, फिर उसको बाहर लाओगे, फिर उसको तोड़ोगे। समझ आ गया। चलो, अब हमारा एकदम क्रूशियल स्टेप, फैटी एसिड सिंथेसिस जो होती है ना, उसका मोस्ट रेगुलेटेड स्टेप होता है ये, उसको हम रेट लिमिटिंग स्टेप्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस एंजाइम को रोक देंगे, जो ये एंजाइम है ना, एसिटाइल कोएंजाइम है, कार्बोक्सिलेज का मतलब क्या होता है, कोई भी कार्बन जोड़ना, मतलब ये एसिटाइल कोएंजाइम है, उसमें एक कार्बन और जोड़ना। तो देखो, अगर मैं एसिटाइल कोएंजाइम ए में एक कार्बन डाइऑक्साइड और जोड़ दूंगा, तो क्या बन जाएगा, मैनोनाइल कोएंजाइम ए, विच इज़ द प्रिकर्सर मॉलिक्यूल फॉर द फैटी एसिड सिंथेसिस। और हम स्टेप्स में देख भी रहते हैं कि देखो, सी, सो दीज आर द स्टेप्स जिसमें हम बार बार मैनोनाइल कोएंजाइम को ला रहे थे, है ना। तो ये जो मैनोनाइल कोएंजाइम है, इट इज़ अ सबस्ट्रेट फॉर द फैटी एसिड सिंथेसिस, ठीक है। सो अगर मैं इस स्टेप को रोक दूंगा तो ये वाला बनेगा नहीं, यानी कि फैटी एसिड विल नॉट गोइंग टू बी सिंथेसाइज्ड, ठीक है। तो ये जो है ना एसिटाइल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज एंजाइम, इट इज़ अ रेट लिमिटिंग एंजाइम, और हम इसके पे ही ऊपर क्या करेंगे, रेगुलेशन करेंगे। तो अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं इंसुलिन से काम कराना चाहता हूँ या फिर ग्लूकागॉन से काम कराना चाहता हूँ, तो मैं किस एंजाइम को इनिवेट या फिर एक्टिवेट करूँगा। यस, दिस इज द एंजाइम दैट वी आर गोइंग टू आइदर इनिवेट और एक्टिवेट टू मेक इट फंक्शन। अब सुनो, इसके फंक्शन के लिए हमें क्या सोचना है, हमें क्या जानना है कि जो एंजाइम है ना, ये इनएक्टिवेटेड होता है डाइमर फॉर्म में। देखो, ये डाइमर फॉर्म में दो एंजाइम्स बनाए हैं ना, इधर दो एंजाइम्स है, इट इज़ इनएक्टिवेटेड फॉर्म। जो ये एंजाइम है ना, एसिटाइल कोएंजाइम है कार्बोक्सिलेज, दिस एंजाइम इज इनएक्टिवेटेड इन द डाइमर फॉर्म। पर अगर ये पॉलीमराइज्ड हो जाएगा ना, देखो इट इज़ अ पॉलीमराइज्ड फॉर्म, तो ये एक्टिव हो जाएगा। अब मुझे लॉजिकली एक चीज़ बताओ, मैंने पहले भी बताया था कि अगर मैं किसी कंपाउंड के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप लगा दूँ तो वो अलग अलग हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगी, अलग अलग हो जाएगा, तो वो डाइमर फॉर्म में चला जाएगा। और अगर मैं उसमें से फॉस्फेट ग्रुप हटा दूँ तो वो क्या हो जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप हट गया तो सब चिपकने लगेंगे। तो देखो, इस पर क्या है, ये अलग अलग क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप है।
तो इफ़ अगर हम इस एंजाइम को फॉस्फेट ग्रुप दे देते हैं, फॉस्फेट इसी के ऊपर लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा। पर अगर मैं इस ग्रुप से, इस एंजाइम से फॉस्फेट को हटा दूँ तो क्या हो जाएगा, ये एक्टिवेटेड हो जाएगा। तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप जैसे लगाया है ना, फॉस्फेट ग्रुप जैसे लगाया नेगेटिव चार्ज आई, तो नेगेटिव चार्ज से क्या होगा, सारे अलग अलग भागने लगेंगे, तो वो अलग हो जाएंगे, तो इनएक्टिवेट हो जाएंगे। और फॉस्फेट ग्रुप जैसे हटाएंगे तो क्या होगा, सब एक दूसरे से जुटने लगेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। अब आते हैं इंसुलिन के ऊपर, मैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझा रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे याद करके बताओ कि जो हमारा इंसुलिन था वो क्या करता था, अपने रिसेप्टर से बाइंड करता था और वो एक्टिवेट करता था फॉस्फोडाइएस्ट्रेस को। सिमिलरली फॉस्फेटेज एंजाइम भी होता है। क्या होता है, फॉस्फेटेज एंजाइम। जैसे हम फॉस्फोडाइएस्ट्रेस पढ़ रहे थे ना, वैसे ही फॉस्फेटेज एंजाइम भी होता है। तो इसका नाम क्या होता है, फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज। सर ये समझ नहीं आया, देखो इसका नाम इसलिए ऐसा है क्योंकि ये जो प्रोटीन्स होती है, प्रोटीन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप होता है, इसलिए इसका नाम है फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज। यानी कि जो फॉस्फेट वाले प्रोटीन्स है उनके ऊपर से फॉस्फेट हटाने का काम करेगा ये। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? देखो ये क्या है, ये प्रोटीन है, इसके ऊपर क्या लगा पड़ा है, फॉस्फेट लगा पड़ा है, तो इसको हम बोल सकते हैं फॉस्फोप्रोटीन। इसको क्या बोल सकते हैं, फॉस्फोप्रोटीन। फॉस्फोप्रोटीन का मतलब क्या, वो प्रोटीन जिसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप लगा पड़ा है, फॉस्फोप्रोटीन। और फॉस्फेटेज का मतलब क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप हटाना। तो जो हमारा इंसुलिन है ना, ये क्या एक्टिवेट करता है, इस एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा। कौन से एंजाइम को, फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज। और फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज क्या करेगा, इट विल रिमूव द फॉस्फोरस ग्रुप फ्रॉम द प्रोटीन्स। कौन सा प्रोटीन, एसिटाइल कोएंजाइम में कार्बोक्सिलेज, है ना। तो ये क्या है, अभी डाइमर फॉर्म में है। दिस सी, ये डाइमर फॉर्म में है। डाइमर फॉर्म में क्यों है सर, क्योंकि इसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप है और फॉस्फेट ग्रुप क्या करता है, नेगेटिव चार्ज करता है। तो डाइमर फॉर्म में क्यों आ गया, क्योंकि इसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप है। अब ये वाला एंजाइम क्या करेगा, इसके फॉस्फेट ग्रुप को सारे को निकाल देगा। तो जैसे हम इसके फॉस्फेट ग्रुप को निकाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉलीमराइज्ड हो जाएगा। और पॉलीमराइज्ड होकर क्या हो गया, ये एक्टिवेट हो गया। तो एक्टिवेटेड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, इट इज़ अ एसिटाइल कोएंजाइम में कार्बोक्सिलेज पॉलीमराइज्ड फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड फॉर्म। तो ये एंजाइम क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। तो अब क्या होगा, जैसे ही एंजाइम एक्टिवेट हो गया तो एसिटाइल कोएंजाइम को क्या करेगा, मेलानाइल कोएंजाइम में ट्रांसफर करने लगेगा, राइट, जिसकी वजह से फैटी एसिड सिंथेसाइज होगी। अब मैं तुम्हें कमाल की बात बताता हूँ। ऑलवेज रिमेंबर कि इंसुलिन इज अ बिल्डिंग हार्मोन। इफ़ यू हैव इंसुलिन, योर बॉडी इज गोइंग टू बी बिल्ड लाइक एंड्रोजेंस। तो इंसुलिन क्या करता है, इट लव्स टू बिल्ड थिंग्स। क्या बिल्ड करता है ये, फैट्स बिल्ड करता है। देखो अभी बताया ना कि इंसुलिन विल इंक्रीज द फैटी एसिड सिंथेसिस। दूसरा ग्लाइकोजन को बिल्ड करता है, उसके बाद प्रोटीन को बिल्ड करता है। तो आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन, प्रोटीन, फैट, दिस ऑल विल बी इंक्रीज्ड इफ द इंसुलिन लेवल इज मोर। ठीक है, उसके बाद इट हेट्स द ग्लूकोज। इंसुलिन को सिर्फ एक ही चीज़ से नफरत है, वो क्या है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन को ब्लड में इंसुलिन क्या करता है, कम करता है। तभी तो हम डायबिटीज मेलाइटिस में इंसुलिन देते हैं, राइट। तो ग्लूकोज की लेवल को इन द ब्लड, द इंसुलिन इज गोइंग टू बी रिड्यूस, सॉरी इंसुलिन क्या करेगा, इट इज गोइंग टू रिड्यूस द लेवल ऑफ द ग्लूकोज इन द ब्लड। बट इंसुलिन विल इंक्रीज द सिंथेसिस ऑफ द फैट, इट विल इंक्रीज द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन, इट विल इंक्रीज द सिंथेसिस ऑफ द ग्लाइकोजन। ठीक है, सिमिलरली चलो अब दूसरे हार्मोन का एक्शन देखते हैं जिसका नाम होता है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन विल एक्ट अपोजिट टू द इंसुलिन। वो क्या करेगा, अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा, जो कि जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन टाइप की रिसेप्टर होती है, और उसकी वजह से प्रोटीन काइनेस ए एक्टिवेट हो जाएगा। पहले वीडियोस में मैंने बताया था कि ग्लूकागॉन क्या करता है, प्रोटीन काइनेस ए एक्टिवेट करता है। जैसे प्रोटीन काइनेस ए कर दिया, आपको पता है ना, प्रोटीन काइनेस का काम क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप ऐड करना। सो इट विल ऐड फॉस्फेट ग्रुप ऑन द पॉलीमराइज्ड फॉर्म। पॉलीमराइज्ड फॉर्म पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देगा। तो जैसे ही हम फॉस्फेट ग्रुप ऐड करेंगे चीज़ें टूटने लगेंगी, है ना, तो वापस डाइमर फॉर्म में आ जाएगा। सो इट इज़ इनएक्टिवेटिंग द एंजाइम। तो आपको समझ आया क्या कि इंसुलिन क्या काम करेगा, इंसुलिन विल इंक्रीज द फैटी एसिड सिंथेसिस एंड ग्लूकागॉन इज गोइंग टू डिक्रीज द फैटी एसिड सिंथेसिस। तो इंसुलिन कैसे करेगा, इंसुलिन इंक्रीजेज द लेवल ऑफ द फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज एंजाइम, जिसकी वजह से सारे फॉस्फेट इस एंजाइम से हट जाएंगे, तो ये एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ग्लूकागॉन क्या करेगा, इट विल एक्टिवेट द प्रोटीन काइनेस ए। उसकी वजह से क्या होगा, ये वाला एंजाइम से
फॉस्फेट लगने लगेंगे, तो इस पर क्या हो जाएगा, फॉस्फेट लग जाएगा और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा। समझ आया क्या? अब देखो यहाँ पे समरी में तुम्हें क्या याद रखना है, सिंपल से, कि इंसुलिन increases the fatty acid synthesis by activation of phosphoprotein phosphatase, that is polymerization of the dimer of the what acetyl coenzyme में कार्बोक्सिलेज। ये वाला एंजाइम था, इसकी पॉलीमराइजेशन स्टार्ट कर देता है। तो जैसे आप इसकी पॉलीमराइजेशन स्टार्ट कर दोगे तो आपको बताया था पॉलीमराइज स्टेट में क्या होता है, ये एक्टिवेट होता है, इसलिए फैटी एसिड की सिंथेसिस बढ़ जाएगी। दूसरा, ग्लूकागॉन क्या करेगा, फैटी एसिड की सिंथेसिस को कम करेगा। कैसे? इट विल एक्टिवेट द एंजाइम कॉल्ड प्रोटीन काइनेज ए। प्रोटीन काइनेज ए क्या करेगा, फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देगा, तो उसको क्या बोलते हैं, फॉस्फोराइलेशन ऑफ पॉलीमराइज्ड एसिटाइल कोएंजाइम में कार्बोक्सिलेज। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, फैटी एसिड की सिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगी। देखो यहाँ पे है ना, अगर मैं इसको एक्टिवेट कर दूँ तो फैटी एसिड की सिंथेसिस बढ़ जाएगी, और अगर इसको मैं इनहिबिट कर दूँ फैटी एसिड की सिंथेसिस कम हो जाएगी। समझ आया क्या? अब देखो, ये अगर सपोज मेलानाइन कोएंजाइम में बढ़ गया हमारी बॉडी में बढ़ गया, तो हम इसको वापस माइटोकॉन्ड्रिया में भेज सकते हैं। क्यों? जस्ट इमेजिन कि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट है और आप फैट बर्न करना चाहते हो, तो फैट बर्न करने के लिए क्या चाहिए, मतलब बीटा ऑक्सीडेशन। और बीटा ऑक्सीडेशन होती कहाँ पे, मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो अगर मैं बोलूँ साइटोप्लाज्म से मुझे क्या करना है, माइटोकॉन्ड्रिया में भेजना है मेलानाइन कोएंजाइम में, क्योंकि मेलानाइन कोएंजाइम क्या है, सबस्ट्रेट है फैटी एसिड की। तो अगर टूटेगा भी तो इसमें और इसमें टूटेगा। तो अगर मुझे इसको अंदर भेजना है तो मुझे क्या चाहिए, CAT1 एंड CAT2 एंजाइम। अगर कोई बात नहीं, अगर याद नहीं होता तो नेक्स्ट वीडियो में यही पढ़ना है, CAT1 और CAT2 के बारे में पढ़ना है। तो CAT1 एंड CAT2 बस दिमाग में रखो, इट विल हेल्प इन द बीटा ऑक्सीडेशन। ठीक है, चलो अब एक और चीज़ बच गई, रेगुलेशंस ऑफ द, ये पूरा रेगुलेशन ही था। ठीक है, हार्मोनल रेगुलेशन सिखा रहा हूँ, कैसे होता है इसका रेगुलेशन। हाँ ठीक है, इधर। सो रेगुलेशन ऑफ द एसिटाइल कार्बोक्सिलेज एंजाइम, जो हमारा ये वाला एंजाइम था ना, इसका रेगुलेशन कैसे होता है, दो टाइप के रेगुलेशन होते हैं, एलोस्टेरिक रेगुलेशन एंड हार्मोनल रेगुलेशन। तो आपने हार्मोनल रेगुलेशन में पढ़ लिया कि इंसुलिन क्या करेगा, फैटी एसिड को सिंथेसाइज करेगा, और ग्लूकागॉन क्या करेगा, इट इनहिबिट करेगा। तो आपको पता है ग्लूकागॉन इज अ सिंपैथेटिक हार्मोन। तो सिमिलरली जितने भी सिंपैथेटिक हार्मोन्स होंगे वो क्या करेंगे, फैटी एसिड के सिंथेसिस को बंद कर देंगे, लाइक एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, है ना, T3 T4, जितने भी सिंपैथेटिक हार्मोन होंगे क्या करेंगे, सिंपैथेटिक हार्मोन्स लाइक ग्लूकागॉन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, थायराइड हार्मोन्स, दिस इज गोइंग टू रिड्यूस द सिंथेसिस ऑफ द व्हाट फैटी एसिड। बट इंसुलिन क्या करेगा, फैटी एसिड के सिंथेसिस को बढ़ाता है। तो ये हो गया हार्मोनल रेगुलेशन। एलोस्टेरिक रेगुलेशन में क्या होगा, अगर आपके पास सिट्रेट ज़्यादा है या फिर लॉन्ग चेन फैटी एसिड ज़्यादा है तो ये चीज़ रेगुलेट हो जाएगी। सर सिट्रेट वाला बताओ, देखो ये स्टेप में अगर तुम्हारे पास सिट्रेट ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा सिट्रेट होगा, तो ये रिएक्शन इस तरफ मूव करेगी, ये रिएक्शन इस तरफ मूव करेगी, ली-चैटर्ली प्रिंसिपल्स जैसे 11th-12th में था, है ना। तो अगर सिट्रेट ज़्यादा होगा तो इट विल एक्टिवेट द रिएक्शन। अगर लॉन्ग चेन फैटी एसिड ज़्यादा है, सर LCFA का मतलब क्या है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड। अगर लॉन्ग चेन फैटी एसिड ज़्यादा है यानी कि तुम्हारे पास ऑलरेडी फैट बहुत ज़्यादा है, तुम क्या और फैट बनाना चाहोगे, पहले से मोटे हो, क्या और भैंसा होना चाहोगे, नहीं, राइट, समझ रहे हो ना। तो अगर तुम्हारे पास लॉन्ग चेन फैटी एसिड पहले से ज़्यादा है तो यू वॉन्ट गोइंग टू सिंथेसाइज दिस फैटी एसिड, इसलिए ये क्या करता है, इनहिबिट कर देता है इस एंजाइम को। जैसे कार्बन क्या बोलते हैं उसको, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में था ना कि अगर एक प्रोडक्ट ज़्यादा है तो उसकी सिंथेसिस रुक जाती है, अगर वो प्रोडक्ट कम है तो उसकी सिंथेसिस बढ़ जाती है। सिमिलरली अगर सिट्रेट ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, कहेगा कि सिट्रेट कम करो, तो ये स्टेप आगे चली जाएगी। अगर लॉन्ग चेन फैटी एसिड ज़्यादा है तो क्या कहेगा, रोक दो, ठीक है, बहुत ज़्यादा फैट हो गया है। सो वी आर डन विद दिस। ये बाबा जी की पुड़िया है, इसको याद रखना, ठीक है। चलो बाय बाय।